बेटा HRM की और कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टार्ट किया था HRM, करा था फंक्शन ऑफ HRM। तो थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। देर आर टू फंक्शन, मैनेजर फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन। तो मैनेजर फंक्शन में देखा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ऑपरेटिव फंक्शन में देखेला प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब बुलाना, तो उसमें देखेला जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट। अब कंटिन्यू करेंगे पॉइंट नंबर 2 से, डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंट का मतलब HR की लैंग्वेज में अपने एम्प्लॉय को तैयार करना, डेवलप करना, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, in the form of seminars, in the form of examination, in the form of education. देखो, it is the process of improving, सुधारा करना, molding, बदलाव लाना, changing and developing the skills, knowledge and ability, value, commitment based on future and present requirement. तुम्हारे धंधे के जरूरत के मुताबिक एम्प्लॉय में चेंजेस दिलवाना, उसको तैयार करवाना, बोथ एट इंडिविजुअल लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कोई भी लेवल पे हो सकता है। तब इसके अंदर क्या क्या आता है? तो पहला पॉइंट आता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या? कोई भी स्किल, कोई भी काम, कोई भी तरीका एम्प्लॉय को सिखाना, अपने वहां पे काम करने वाले लोगों को तैयार करना। जैसे ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय लर्न स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी। ऊपर पढ़ा ना के ऐसे, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। अब बेसिकली याद रखना, जो ट्रेनिंग शब्द इस्तेमाल होता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होता है, दोनों दो का मतलब ट्रेनिंग ही होता है। बट ट्रेनिंग जनरली लोअर लेवल के लिए इस्तेमाल होता है, और जो मिडल लेवल या टॉप लेवल होता है उनके लिए होता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, जिसको अपने सेमिनार्स भी बोल सकते हैं। तो इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मैनेजर स्किल्स एंड कैपेबिलिटी टू सूटेबल प्रोग्राम। आ गया ना? किसको तैयार करना? मैनेजर की स्किल्स को तैयार करना, मैनेजर को तैयार करना, मिडल लेवल या टॉप वालों को देना, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? तो ये तुम्हारा डेवलपमेंट में आया सेकंड नंबर। पॉइंट नंबर 3, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब सीधी बात है कि हर बंदा हो, चाहे टॉप लेवल का हो कि चाहे बॉटम लेवल का हो, वो अपने कैरियर के बारे में हमेशा मुकम्मल रहता है। It is the planning of one career and implementation of career plan by the mean of education, training, job search, acquisition of experience। होगा हर बंदा अपने कैरियर से रिलेटेड होगा। आप भी हो, आपको कैरियर की पड़ी है, तो HR मैनेजर भी वही देखता है कि अपने एम्प्लॉय को कैसे आगे लाया जाए, एम्प्लॉय को कैसा ट्रेन किया जाए, ताकि वो अपने कैरियर के बारे में कैसे हो जाए, कैरियर के बारे में एकदम वो हो जाए, तैयार हो जाए कि कैसे ट्रेन लेना है, कैसे स्किल एक्वायर करनी है, कैसे लर्निंग करना है, कैसे एजुकेशन करना है, कैसे एक्सपीरियंस लेना है, ताकि ये चीज हमको आगे जाके हमारे कैरियर में काम लगे। इट इंक्लूड सक्सेशन प्लानिंग विच इम्प्लाई डेवलपिंग एंड की इंडिविजुअल फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। ये कई के लिए होता है? तो भाई कॉमन है, कंपनी ने बोला कि आने वाले समय में ये लेवल का सुपरवाइजर की कमी आ सकती है, तो HR मैनेजर सबसे पहले अपने अंदर के एम्प्लॉय में देखेगा क्या अपने बिजनेस के अंदर ऐसा कोई बंदा है जो लेवल पे काम करने के लिए केपेबल हो। अगर है तो वो लोग को ट्रेनिंग देगा, जिसको बोलते हैं कैरियर प्लानिंग, यानी हर बंदे को आगे बढ़ने का हक अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब पूरे बिजनेस लेवल को तैयार करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम एट डेवलपिंग द टोटल बिजनेस। आ गया ना? इट क्रिएट अ क्लाइमेट that enable every employee to develop and use his capability for further individual and organizational level। यानी कोई भी बंदे को छोड़ना नहीं है, हर बंदे को ऊपर ले जाने की कोशिश करना। यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब पर्टिकुलर लेवल नहीं, पूरा बिजनेस लेवल आ गया, पूरे बिजनेस लेवल के लिए तैयार करना। ये तुम्हारा सेकंड ऑपरेटिव फंक्शन होगा डेवलपमेंट। पहला था प्रोक्योरमेंट, दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में 4 चीज देखिए, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैरियर प्लान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर? उसके बाद तीसरा ऑपरेटिव फंक्शन आता है, नवा तीसरा, मोटिवेशन। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, प्रोत्साहन देना। देखो लिखा हुआ, इट इज अ प्रोसेस विच इंस्पायर पीपल टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूज ऑफ
जॉब डिजाइन, शेड्यूलिंग, रिवॉर्ड, यानी उनको बदले में दो, उनको सेटिस्फाई करो, उनकी जरूरत पूरी करो, उनको मोटिवेट करो, यानी उनको प्रोत्साहन देना, ताकि वो बिजनेस में अपना अच्छे में अच्छा, ज्यादा में ज्यादा सब कुछ दे सके। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में क्या क्या काम आता है ध्यान देना। तो पहला जाता है जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन का मतलब काम को डिजाइन करना, नक्की करना, रेडी करना, अपनी भाषा में एक मैप तैयार करना। टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड यूनिट इज कॉल्ड जॉब डिजाइन, यानी किसका क्या काम है, किसको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो ये जॉब डिजाइन करने के पीछे मकसद ये होता है कि वर्कर को पता चल जाए कि उसको कहाँ पे काम करना है। जैसे कि मैं बेस्ट एग्जांपल लूंगा, आप इनऑर्बिट मॉल में जाओ, बहुत बड़ा मॉल है, तो तुम जब एंटर लोगे ना, वहाँ एक बोर्ड लगेगा है कि आपको सुपर स्टॉप में जाना है तो यहाँ जाओ, पेंटालून में जाना है तो यहाँ जाओ, गेम जोन में जाना है तो यहाँ जाओ, बराबर। इससे क्या होता है कि अपने जैसे लोगों को आसानी हो जाती है ना, अक्खा मॉल फिरना नहीं पड़ा, अपने को जहाँ जाना है डायरेक्टली हम जा सकते हैं। तो इसी तरह जो कंपनी का एचआर मैनेजर होगा वो अपने एम्प्लॉय को गलत राह पे ले जाने के बदले सही दिशा बता देगा कि आपको यहीं पे काम करना है, आपको ये वातावरण में काम करना है, आपको ऐसे काम करना है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मॉडल हो जाएगा, नहीं यार अच्छा हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, वर्क शेड्यूलिंग। वर्क शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, काम कैसे देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर आपकी ड्यूटी 10 से 5 की है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वर्क शेड्यूल, भाई 10 बजे आके सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है, उसके बाद आपको अपने काम पे बैठना है, 12 बजे आपको चाय कॉफी के लिए 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 2 बजे आपको खाने की छुट्टी मिलेगी, 5 बजे खत्म होने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना है। यानी मैंने क्या कर दिया, पूरा शेड्यूल तैयार कर दिया कि भाई कब रिसेस मिलेगी, कब ब्रेक मिलेगा, कब आराम मिलेगा, कब रेस्ट मिलेगा, कब कैसे काम करना है, शेड्यूल तैयार कर दिया। तो वर्कर के लिए आसको कोई भी इंसान सलंग 8 कलाक नहीं काम कर सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ शेड्यूलिंग वर्क टू मोटिवेट एम्प्लॉय थ्रू शॉर्टर एनरिचमेंट, शॉर्टर वर्क वीक, फ्लेक्सिबल टाइम, homework assignment. Employee need to be challenged at work and the job itself must be one that value, and उनको वही काम देना है जो उनके लायक हो। वर्क शेड्यूलिंग इज एन अटेम्प्ट टू स्ट्रक्चर वर्क। स्ट्रक्चर का मतलब काम करने का मार्ग तैयार कर देना, इनकॉर्पोरेटिंग द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। क्लियर है? उनका मानसिक संतुलन बना रहे। तीसरा आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब मेरे को मेरे लोगों को कैसे मोटिवेट करना है। भाई कंपनी आपको खाना देगी, कंपनी आपको कैंटीन में एक टाइम खाना फ्री में देगी, लाने ले जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड कर रही है, रहने के लिए घर देगी, फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली। क्योंकि वर्कर मोटिवेट होगा तो वो अपनी लॉयल्टी के साथ, एफिशिएंसी के साथ, क्षमता के साथ, फुल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ काम करेगा। देखो, कंबाइनिंग फोर्स दैट अलाउ पीपल टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मोटिवेशन। जैसा सीधी बात है, सीधी सी बात है कि भाई जैसे मैंने एफआई में बोला था कि जो बंदा 75 अप लाएगा उसकी मैं आधी फी माफ कर दूंगा। तो हमारे क्लास में 2 जन लेके आए, तो मैंने, आप पूछ सकते हो जो लाए उनकी, मैंने सीधा बोला बेटा तुम्हारी 3rd सेमेस्टर की फी माफ। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वर्कर को उसकी जरूरत के मुताबिक मोटिवेट करूंगा तो वर्कर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेगा। देखो आ गया ना, मैनेजर जनरली ट्राई टू मोटिवेट पीपल टू रिवॉर्ड सच एज फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। पॉइंट नंबर 4, जॉब इवेल्युएशन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द जॉब थ्रू इवेल्युएशन। पॉइंट नंबर 1 में पढ़ेला प्रोक्योरमेंट में। जॉब इवेल्युएशन क्या है? तो भाई तुम जो काम पे हो वो काम का महत्व कितना है, तुम्हारे को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से दी जाएगी। यानी कि वो जॉब के ऊपर अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे साथ 10 वर्कर, आपके साथ आप जैसा ही आपके समय पे काम कर रहे, तो आपके साथ वो 10 वर्कर का पे स्केल सरखा होगा, पगार सरखा होगा, ऐसा नहीं किसका ज्यादा। हाँ, अगर कोई वर्कर एफिशिएंट है, एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, तो उसको एडिशनल मिलेगा, मगर वो पगार नहीं होगा, उसको इंसेंटिव बोला जाता है। फिक्स सैलरी प्लस एडिशनल इंसेंटिव। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एक एकाग्रता बनी रहेगी कि भाई ये लेवल वालों को देना। देखो लिखा हुआ है
Job evaluation is a systematic process of determining worth of the job in order to establish which job should be paid more than other. Job evaluation help to internal equality between the job. मैनेजर हो तो फाइनेंस का हो के एचआर का हो के मार्केटिंग हो, तीनों तीन मेजर की सैलरी 3 लाख रुपए, तो 3 लाख ही होगी, ऐसा नहीं कि उसकी ज्यादा कम होगी। समझ में आया? लेवल सेम, पगार सेम। एडिशनल बेनिफिट मैंने बोला वो डिपेंड करता है उसकी कैपेबिलिटी पे, उसकी स्किल्स पे, उसके नॉलेज पे। और पांचवा पॉइंट आता मोटिवेशन में, परफॉर्मेंस अप्रेजल। एफआईबी को मैं पढ़ा था, परफॉर्मेंस को स्टडी करना कि अगर जो भी आपके वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, एचआर मैनेजर तुम्हारे काम को स्टडी करेगा, जिसको एनालिसिस बोलते, इवेल्युएशन बोलते। उसके बाद तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अप्रेजल दिया जाएगा कि भाई सहानुभूति देना है, कि आपको रिवॉर्ड देना है, कि आपको धमकाना है, कि आपको पनिशमेंट देना है, वो आपकी परफॉर्मेंस देख के नक्की होगी। आफ्टर एन एम्प्लॉय हैज बीन सिलेक्टेड, हैज बीन ट्रेड, हैज बीन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, हिज परफॉर्मेंस विल बी स्टडीड। परफॉर्मेंस इज द वो प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ एम्प्लॉय डू देयर जॉब। आ गया ना कि एम्प्लॉय काम कैसे कर रहा है, वो बता देगा कि भाई इसको आगे बढ़ाने जैसा है कि नहीं, बराबर है। तो वहां पे एम्प्लॉय की हर चीज को देखा जाएगा, एम्प्लॉय की हर चीज को देखा जाएगा कि उसका बिहेवियर कैसा है। उसका खाली काम अच्छा करने से नहीं होता भाई, वो काम अच्छा कर रहा है मगर 10 जनों के बीच में लड़ाइयाँ कर रहा है, तो भाई खुद के काम में दूसरों का तो बिगाड़ कर रहा है। तो ये सब चीजों के ऊपर इवेल्युएशन स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। छठा आता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मीन्स पगार। एक चीज है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक समान काम के लिए एक समान वेतन होना चाहिए। कंपेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हाउ मच एम्प्लॉयज विल बी पेड, एम्प्लॉय को कितना देना है। The important goal of compensation are to design low-cost pay plan that will attract and motivate and retain competent employee to the fair by the employee। जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि भाई 10 वर्कर है तो 10 वर्कर एक लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनका पगार सैलरी कॉमन रहेगी। हाँ, एडिशनल बेनिफिट उनके काम के हिसाब से कंपनी अलग दे सकती है। क्लियर? देखो नीचे आ गया ना, इंसेंटिव एंड बेनिफिट। इन ऑर्डर टू एडिशन टू बेसिक वेज स्ट्रक्चर, many organization offer incentive, compensation, benefit, जैसे सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, वेलफेयर है, तो ये सब चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो। क्लियर? ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट कवर होता है। चौथा आता है मेंटेनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचआर के लिए। अपने एम्प्लॉय को बिजनेस में मेंटेन करके रखो। क्यों मेंटेन करके रखो? क्योंकि वो आपके बिजनेस में रहेगा, आपके बिजनेस को कमा के देगा। वो मेंटेन कब रहेगा? जब आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते होगे। इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। नंबर 1, हेल्थ एंड सेफ्टी। पहली चीज है, अगर आप अपने एम्प्लॉय की सेहत की फिक्र करते हो, उसकी सेफ्टी की फिक्र करते हो, तो कोई भी बंदा आपको कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। Manager at all level are expected to know safety and health standard of the organization. They must ensure an environment that protect employee from physical hazard, protect employee from physical hazard, unhealthy condition, unsafe tech for other, यानी कोई झगड़ा, कोई मशीन खराब हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग करा दो। अगर आपके वहाँ लाइट बराबर नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वर्कर काम कर रहे तो आप पंखे की फैसिलिटी प्रोवाइड करो। यानी सब सेफ्टी मेजर ने हेल्थ मेजर दो। अगर मशीन पे काम कर रहा है तो उसको कान में वॉल्यूम का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए कान प्रोटेक्शन के लिए दो। अगर वर्कर वेल्डिंग काम कर रहा है तो उसको पहनने के लिए चश्मे प्रोवाइड करो। अगर कोई केमिकल बना रहा है तो भाई सांस ले सके सा ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड करो। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 इसमें आता है एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर तो मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया कि आपका बिजनेस में आपका एम्प्लॉय तभी आपके वहाँ संग्रह करके रहेगा जब आप उसको तुम फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे। जैसे रहने के लिए घर है, इंश्योरेंस है, दवाई का खर्चा है, मेडिकल का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, स्कूल का खर्चा है, लाने ले जाने के लिए गाड़ी का खर्चा है, कैंटीन फैसिलिटी है, ये सब आप प्रोवाइड करो।
आपका एम्प्लॉय आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि जो जो चीज उसको जरूरत है वो आप फ्री में दे रहे हो। देखो, एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूड सर्विसेज। एमेनिटी का मतलब होता है फैसिलिटी विद इन और आउटसाइड द बिजनेस, जैसे हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटी आर इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय वेलफेयर पैकेज। जब आप नौकरी के लिए जाते हो तो ये सब चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है। तीसरा आता है सोशल सिक्योरिटी मेजर, समाज सीट, सामाजिक तौर पर उनको सिक्योर करना। जैसे अपने नहीं बोलते रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट क्या, वो दो, पीएफ, पेंशन। अगर कोई लेडीज, कोई वुमन वर्कर एक्सपेक्टेड है, प्रेग्नेंट है, तो डिलीवरी के 1.5 महीने पहले और डिलीवरी के 1.5 महीने बाद उसको लीव दे दो। पेड लीव बोलते हैं उसको, कि भाई लीव लेगी पगार मिलेगा बराबर। अगर कोई एम्प्लॉय बीमार है तो बीमारी की रजा मत काटो, जिसको अपने बोलते हैं ना लीव, सीक लीव बराबर। वर्कर को कंपेंसेशन दो, अगर वर्कर को एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली का क्या। तो ये सब सोशल सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी, कि भाई एक एम्प्लॉय के साथ उसके लोग साथ 4 लोग जुड़े हुए उसकी फैमिली के, तो उनके बारे में भी सोचना है। जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन फॉर, तुमने पढ़ा था ना, कामदार अनामत, वड़तल अनामत, मेटर्निटी बेनिफिट जैसे मैंने बताया, एक्सपेक्टेड वुमन, सीकनेस बेनिफिट यानी बीमारी के लिए, डिसेबलमेंट अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो, डिपेंडेंट मर गए या कुछ हो गया तो, रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन। तो ये सब चीजें आता है तुम्हारे मेंट, ये सब प्रोवाइड करोगे, आपका बंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 5 आता है मेंटेनेंस के बाद, सुधार लियो, ऐसा है इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसको सबके साथ मिलाना। इंडक्शन पढ़ा था ना, दिस ट्राई टू इंटीग्रेट द गोल विथ एम्प्लॉय, कि भाई तुम्हारा गोल अचीव होगा तभी जब एम्प्लॉय बिजनेस के रूल्स के मुताबिक काम करेगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेगा। जैसे इसमें कौन से पॉइंट आते हैं देखते डिटेल में। पहला जाता है डिसिप्लिन। अभी चीज बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आप क्लास में आते हो तो मैंने क्या बोला, रोज रोज बोलना ना पड़े। क्लास में आते हो भाई मोबाइल साइलेंट कर दो, कोई डाउट हो तो डायरेक्ट सर को पूछो, आजू बाजू वालों को मत पूछो। जब आप स्कूल में जाते थे, स्कूल लाइफ में थे, तो वहां पे क्या करते थे, स्कूल ड्रेस में जाते थे, यूनिफॉर्म में जाते थे, स्कूल वाले बोलते थे यूनिफॉर्म पहन के आओ। डिसिप्लिन है। जहाँ पे जैसे जैसे मस्जिद में जाते हो, दुनिया की बात नहीं करते ना, ये तुम्हारी डिसिप्लिन है। तो इट इज अ फोर्स दैट प्रॉम्प्ट एन एम्प्लॉय टू बिहेव, टू ऑब्जर्व द रूल्स रेगुलेशन विच आर नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी हर इंसान को डिसिप्लिन बताने की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन आपको समझनी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। दूसरा आता है ग्रीवियंस रेड्रेशल। ग्रीवियंस रेड्रेसल, कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व आउट करो। ग्रीवियंस का मतलब तकलीफ, कि भाई ज्यादा टाइम लेते हैं, ज्यादा काम लेते हैं, पगार कम देते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, तो इसका विरोध होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं कि विरोध करो कि कंपनी बंद कर दो, इसकी कंप्लेन करो एचआर मैनेजर। तो एचआर मैनेजर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेगा। देखो लिखा हुआ है ग्रीवियंस के भी वेजिस, पगार के रिलेटेड, ओवर टाइम के रिलेटेड, कंडीशन शर्तों के रिलेटेड, that is used as a complaint against employer. So constructive grievance handling depend first on the manager ability to recognize, diagnose and correct the causes of employee dissatisfaction before it convert into formal grievance। यानी अगर ये झगड़े का रूप ले ले, कोई कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले ले, उसके पहले एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि ये सब प्रॉब्लम को, तकलीफों को दूर कर दे। क्लियर? तो उसको भी स्टडी तो करना पड़ेगा ना, खाली एम्प्लॉय को थोड़ी देखेगा, वो एम्प्लॉयर पे भी स्टडी करेगा कि भाई कहाँ पे चूक हो गई है। पॉइंट नंबर 3 इज टीम एंड टीम वर्क। ये तो अपने ऑलरेडी एफ से पढ़ता आ रहे कि बिजनेस के अंदर अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ काम करते हो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी रहती है कि भाई उनके बीच में एकाग्रता, उनके बीच में यूनिटी, उनके बीच में एकता कैसे बनाए रखें। Self-managed team have emerged most important group in today. They enhance employee involvement and create positive synergy यानी positive ताकत आती है। By increasing worker, they create camaraderie among team members। यानी अंदर अंदर एक ग्रुप बना लेते हैं। They encourage individual to submit their goal for the group. टीम है इनहेरेंट स्ट्रेंथ, यानी हर टीम की कुछ ना कुछ ताकत होती है। अब अगर टीम में तुम काम करोगे तो ऑटोमेटिकली यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप,
तो आज मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरा ग्रुप तैयार होगा, मगर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक के बदले 10 लोग मिलके काम करेंगे तो काम फास्ट, ज्यादा अच्छा होगा, जिससे ऑटोमेटिकली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। उसके बाद आता कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये पॉइंट नहीं लर्न करोगे तो चलेगा। बार्गेनिंग का मतलब भाई ऐसा नहीं कि भाई हम बोले वही होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ये भी मैंने पढ़ा दिया है हेनरी फेवर के अंदर, कि जब भी तुम कोई डिसीजन लो तो यू मस्ट ट्राई टू इन्वॉल्व एम्प्लॉय। देखो, पार्टिसिपेशन मीन्स शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर विथ लोअर रैंक। लोअर रैंक का मतलब लोअर, हर इंसान को इन्वॉल्व करो। When worker participate in decision, they are able to see the big picture clearly and also how their action will impact the growth of the company. क्योंकि कॉमन एक्चुअल काम तो वर्कर को ही करना है। तो अगर लोअर लेवल तक को तुम इन्वॉल्व करोगे तो उनको पता चलेगा कंपनी क्या करना चाहती है, तो उनको अलग से कोई चीज समझाने की जरूरत ना पड़े। तो वर्कर अपना ज्यादा में ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सकेगा। दे कैन ऑफर फीडबैक इमीडिएटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रहा हो तो वर्कर बोले भाई हमको तो ये बरसों से एक्सपीरियंस, हम एक्चुअल काम करें तो काम इस प्रकार करना चाहिए, जिससे कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। तो इससे क्या होगा कि भाई सबकी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी, लोगों को इन्वॉल्व भी किया जाएगा और सबकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आता है ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन। तो तुमने पढ़ा है मजदूर संघ। ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन आइदर ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का भी होता है, जिसको आपने बोला था ना FIB को में तुमने पढ़ा होगा, SPB में एसोसिएशन के अंदर, याद हो तो। वर्करों का यूनियन होता है उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। बिजनेसमैन एम्प्लॉयर का जो एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं ट्रेड एसोसिएशन। SPB यूनिट 1। It is relatively permanent body formed by the worker with the objective of exploitation and harassment। तो यूनियन क्यों बनाया जाता है कि अगर कोई आने वाले समय में उनको कोई हैरेस करे, एक्सप्लॉइट करे, दबाण करे, फोर्स करे, तो वो लोग एकजुट होके मैनेजमेंट के सामने आ सकते हैं। इस strive toward providing economic and social benefit to labor community। मजदूर संघ बनाने का मकसद है जी कि भाई जो तुम्हारे ग्रुप के मेंबर्स है उनका संरक्षण बना रहे, वो लोग का रक्षण हो, उनका प्रोटेक्शन हो। ट्रेड यूनियन ऑलवेज प्ले पावरफुल रोल इन इम्प्रूविंग द लॉट ऑफ वर्क। उनका बहुत अच्छा रोल है कि अगर निकाल दिया बिना गलती से तो ट्रेड यूनियन खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक को निकालने दिया तो हो सकता है कंपनी आने वाले समय में धीरे धीरे करके सबको हटा दे। होना चाहिए यूनियन। Since 90 the situation changed dramatically. Unable to fight the force of competition, many employers have forced to shut down unit and scale down operation. This make both parties realize the importance of bargaining for the right and atmosphere for giving and take। यानी वही चीज है कि 90 के दशक में बहुत सी कंपनी इसके वजह से बंद हो गई। क्यों? मैनेजमेंट अपनी मैनेजमेंट अपनी जीत पे था, यूनियन अपनी जीत पे था। अगर कॉमन है दोनों का, एसोसिएशन होगा तो बेट जीत के सुलह हो सकती है। पॉइंट नंबर 7, इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे खतरनाक पॉइंट है। इसके अंदर नहीं, पूरे ऑप्शन में अपना ऑपरेटिव फंक्शन अवर हो जाता है। बिजनेस का रिलेशन मेंटेन रहे, बिजनेस शांति से कोऑपरेशन से चलता रहे। हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट आर नेसेसरी टू अचीव ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। बिजनेस का उत्पादक बढ़ाना हो कि बिजनेस का ग्रोथ करना हो तो दोनों के बीच में सहकार होना जरूरी है। When the relation between the parties not cordial, discontentment, conflict erupt abruptly। बहुत खराब शब्द बोला है abruptly का मतलब अगर दोनों के बीच में सहकार नहीं रहेगा, मालिक और एम्प्लॉय के बीच में, तो हो सकता है या तो कंपनी बंद हो जाएगी, या तो मालिक सबको निकाल देगा, या तो दोनों दो को नुकसान है ना। So it is not easy to put out the fires with existing dispute settlement machinery created by the गवर्नमेंट। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी तैयार करी। तुम TYB को में पढ़ोगे, क्या नाम है, क्या नाम है? डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी या तो कंज्यूमर रेड्रेसल एजेंसी। जहां पे कंज्यूमर बोला, इसी तरह डिस्प्यूट मीन्स एम्प्लॉय ने जिसके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट ने ऐसी कोर्ट चालू करी है, ऐसे काम चालू करे जिससे दोनों का बिजनेस का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए और झगड़े लंबे पे ना पड़े। यहाँ पे तुम्हारा रूल्स अवर होता है।
इमर्जिंग इश्यू आप लोगों को एमसीक्यू के तौर पे रीड ओनली पढ़ लेना, ये लर्न नहीं करना है, ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। बराबर इसमें से एमसीक्यू आएंगे तो आपको वो हिसाब से तैयारी कर लेनी। देख लो वापिस लिखता हूँ, ये आंसर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इमर्जिंग इश्यू एमसीक्यू में आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स में इसके चांसेस नहीं है। क्लियर, समझ में आया? अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने रोल्स वाला पूरा आंसर कवर करेंगे, हो सकता है आंसर तुम्हारा बड़ा हो, 3 रोल्स होते हैं। क्लियर? और कुछ काम हो तो मेरे को फोन कर सकते हो, डाउट लेके आ सकते हो। थैंक यू।